ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के डिस्कशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है मुझसे, सो स्टार्टिंग विद द सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 is given. Look at the question. That question is given: adsorption of a gas follows Prandtl adsorption isotherm. X is the mass of the gas adsorbed. On m mass of adsorbent, the plot of log of xi versus log of p is plotted. तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। Prandtl adsorption isotherm का केस पता है आपको? तो इक्वेशन वाज log of x by m is equal to log of k plus 1 by n times log of p. ये p पावर 1 by n का फंक्शन होता था। अब अगर ग्राफ बनाया हुआ log of x वर्सेस log of x by m वर्सेस log of p, तो इसकी जो उसने पूछा plot of log of x by m versus log of p shown in the graph x by m is proportional to, तो आपका ग्राफ की इक्वेशन होती है x by m is equal to a p पावर 1 by n, राइट। तो आपको यहाँ से 1 by n चाहिए, कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी क्या बचेगी, x by m प्रोपोर्शनल टू p पावर 1 by n। तो बेसिकली वी नीड n। अब n कैसे आएगा, log of x by m वर्सेस log of p, लाइन की जो स्लोप है वो 1 by n है। तो यहाँ से 1 by n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लोप कितना होता है, बेस बाय हाइट बाय बेस, सो इट इज 2/3। ठीक है, Prandtl आइसोथर्म के दोनों एक्सप्रेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो उसने पूछा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है बात, अदरवाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एडसॉर्प्शन पढ़ाया था तो एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशंस में आपको बताया था दैट क्रोमेटोग्राफी इज एन एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। तो सिंपली डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ सॉलिड सरफेस, इट इज अ फिनोमेनन ऑफ एडसॉर्प्शन। सो क्रोमेटोग्राफी इज एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। सो क्रोमेटोग्राफी में अगर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो दो जगहों पे आएगा, या तो मेटलर्जी में पढ़ेंगे इस चीज़ को, अदरवाइज ऑर्गेनिक में जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ आती है। सो क्रोमेटोग्राफी का फिनोमेनन होता है एडसॉर्प्शन। तो नई कॉन्सेप्ट देखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो कल कराया था मैंने आपको। हार्डेस्ट और जरूर बताया था कि जिस आयन की कोऑगुलेशन पावर ज़्यादा, जिस आयन पे चार्ज ज़्यादा होगा उसके कोऑगुलेट करने की पावर ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी कोऑगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। ठीक है, कल बताया था क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। 28 given which gas will adsorb on a solid to a greater extent। तो आपको बताया था easily liquefiable gases are easy to adsorb। easily liquefiable gas is easy to adsorb। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो easy to adsorb होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में गैस easy to liquefy implies easy to adsorb, ये कॉन्सेप्ट होता है। और जिस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होगा वो इजी टू लिक्विफाई होती है। मैंने इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा, उसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। तो उसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लिया, बेटा शुरुआत से पूछना चाहिए था। 1 में लिखा है विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। कोगुलेशन, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तीनों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, तो चार्ज डिपेंडेंट है। टिंडल इफेक्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। टिंडल इफेक्ट केवल साइज पे डिपेंडेंट होता है। सो टिंडल इफेक्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन साइज, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दो मेजर फैक्टर होते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और कोगुलेशन तीनों में चार्ज इंपॉर्टेंट होता है। जिस टाइप का चार्ज होगा उसके ऑपोजिट चार्ज से कोगुलेशन होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए चार्ज रिक्वायर्ड थी, बिना उस चार्ज से इलेक्ट्रोलिसिस हो ही नहीं सकती। Then you ask question number 6. 6 में लिखा है which of the following characteristics is associated with the adsorption।
एडजॉर्प्शन के बताया था डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, तीनों वैल्यूज नेगेटिव चीजों की। तो फैक्ट क्वेश्चन एडजॉर्प्शन के लिए फेवरेबल एडजॉर्प्शन की कंडीशन बताई थी ना आपको थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, तीनों नेगेटिव कंडीशन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंट्रोपी डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई डेल्टा जी लेस देन 0, ऐसा फिनोमेनन फिजिबल होगा एडजॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन हमारे लिखा था कोगुलेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग Na+Al3+ एंड Ba2+ आयन और आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। सल्फाइड सॉल्ट नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, तो जिस आयन पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर हाईएस्ट होगी। तो 9th वाले क्वेश्चन में आर्सेनिक सल्फाइड जो है As2S5 जो है ये आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसके कोगुलेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज के 3 आयन दे रखे हैं, Al3+, Ba2+ और Na+। जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी कोगुलेशन पावर हाईएस्ट होगी। तो मोर चार्ज मोर कोगुलेशन पावर। मोर चार्ज मोर कोगुलेशन पावर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन पावर किसकी होगी, Al3+ की। अगर इसी में कोगुलेटिंग वैल्यू बोल देते तो ये ऑपोजिट आंसर हो जाता, आपकी कोगुलेशन पावर आंसर होगा, ठीक। इसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है स्मोक इज एग्जांपल ऑफ, आपको टेबल रेफर कराई थी, बस उसी से डायरेक्ट आंसर लिखना है। मैंने बताया था फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे डायरेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए। ये सॉलिड डिस्पर्सन गैस केस है। स्मोक इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, और स्मोक भी समझाया था कि उसमें सॉलिड फॉर्म होती है गैसेस फेज में। तो अगर हमने इसको इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर में डाला तो सॉलिड फॉर्म नीचे रूम में रुक जाती है, बाकी गैसेस बाहर निकलती है। तो सॉलिड डिस्पर्सन गैस, तो दोनों एग्जांपल से देख सकते हो। अगर एप्लीकेशन पार्ट याद है तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। हाँ, हमेशा मोर चार्ज मोर पावर का रूल हमेशा अप्लाई करेंगे। स्मॉग बेटा अलग चीज होती है। स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। दो तरीके के केस होते हैं, वो क्लासिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग होगा। आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपने पढ़ा होगा। स्मॉग इज डिफरेंट, स्मोक इज डिफरेंट, ठीक है। डोंट रिलेट द टू टर्म। स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन को स्मॉग बोलते हैं। दो तरीके के स्मॉग होते हैं, क्लासिकल स्मॉग होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। तो दोनों आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाली यूनिट पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद 10th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 तो कल बताया था ना आपको, BaCl2 और KCl का कोगुलेशन में एक के पॉपुलेशन ज्यादा है, इसको 4 से कंपेयर करके सिखाया था। तो कल वाले नोट से रेफर करके समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एडसॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। यहाँ पे सेम लॉजिक बताया था, गैस इजी टू लिक्विफाई इज इजी टू एडसॉर्ब। और इजी टू लिक्विफाई कैसे करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो बस अमोनिया है, CO2 है, CH4 है, इसमें तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। इन दोनों में वाटर ओवर फोर्स काम करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 44, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 16। तो ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर लिखेंगे सबसे पहले, ये बनेगा अमोनिया में हाईएस्ट, then it is CO2, then it is CH4। यही ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन हो गया और यही ईज ऑफ एडसॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, ईज ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी इन द ऑर्डर ऑफ, अमोनिया सबसे आसानी से एडसॉर्ब होगी, then it is CO2, then it is CH4। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड। ओके, उसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है, बिटवीन को बताना।
क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 में given है mixture of oxygen, hydrogen and CO are taken in a closed containing the charcoal. The graph that represents the correct behavior of pressure with time. तो आपने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को चारकोल में ऊपर लिया तो ये गैसेस एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होंगे. जब गैसेस एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट होगा. इसका आंसर है. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. पहला एग्जांपल एब्जॉर्प्शन का यही सिखाया था मैंने आपको. एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, सो डिक्रीज ऑफ प्रेशर. आंसर इसका ये है. लीनियर डिक्रीज होगा, नहीं होगा तो पहले से होगा. एब्जॉर्प्शन इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर. ओके. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24. 24 में लिखा है which forms unimolecular layer during adsorption. Unimolecular layer किसमें बनती है? Chemabsorption. फिजिकल एडजॉर्प्शन, वॉन टू एडजॉर्प्शन और फ्रंट एडजॉर्प्शन तीनों एक ही टाइप है फिजिकली हुए. फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर भी हो सकता है. केमिकल एडजॉर्प्शन जो है यूनि लेयर होता है. तो अगर आपको यूनिमोलिकुलर लेयर चाहिए तो इट इज ओनली इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होता है और फिजिकल एडजॉर्प्शन, वॉन टू एडजॉर्प्शन या फ्रंट एडजॉर्प्शन, ऑल थ्री आर सेम केसेस. Then question number 25. Question number 25 is given. Lyophilic chlorides are easily coagulated by the addition of small amount of the electrolyte. तो गलत हो गया. आपको बताया था लायोफिलिक क्लोराइड्स के लिए सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोलाइट दोनों रिक्वायर्ड होते हैं. For the coagulation of lyophilic chlorides, we always need solvent, appropriate solvent and proper electrolytes. दूसरा ऑप्शन लिखा है लायोफोबिक क्लोराइड्स डज नॉट रिक्वायर स्टेबलाइजिंग एजेंट. ये गलत हो गया. लायोफोबिक क्लोराइड्स को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स यूज करते हैं. डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड. ये जेल होगा. ये सही हो गया. आपको बताया था सॉल का ऑपोजिट जेल होता है. सॉल में सॉलिड डिस्पर्जन लिक्विड होता है, जेल में लिक्विड डिस्पर्जन सॉलिड होता है. तो जेल के केस में लिक्विड डिस्पर्स्ड एंड सॉलिड होता है. जेल. ये सही हो गया. लायोफिलिक क्लोराइड्स आर प्रोटेक्टेड बाय लायोफोबिक क्लोराइड्स. ये उल्टा लिखा हुआ है. लायोफोबिक क्लोराइड्स का प्रोटेक्शन लायोफिलिक क्लोराइड्स करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 34. 34 से पहले तो नहीं पूछना कोई. क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है the adsorption of a gas on a solid surface does not depend on. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है और साइज ऑफ कोलाइडेड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है. तो पता है एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सरफेस डिपेंड्स ऑन इट्स प्रेशर, टेम्परेचर और साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि सरफेस एरिया डिपेंड करता है उस बात पे. तो साइज ऑफ कोलाइडेड पार्टिकल्स मतलब रिलेटेड टू सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया डिपेंडेंट होता है एडसॉर्प्शन, बट डेंसिटी ऑफ सॉलिड से कोई लेना देना नहीं होता. तो साइज ऑफ solid particles is related to surface area और surface area पे आपका एडसॉर्प्शन डिपेंडेंट होता है. तो प्रेशर, टेम्परेचर और सरफेस एरिया तीन फैक्टर्स पे एडसॉर्प्शन डिपेंडेंट होगा एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. ठीक है. तो आंसर इसका हो जाएगा 4. क्वेश्चन नंबर 37. लिखा है ना फ्रेंडेज आइसोथर्म फेल्स एट. तो फ्रेंडेज आइसोथर्म आपको बताया था एक रेंज ऑफ प्रेशर के लिए, मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए एप्लीकेबल होता है. अगर बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर देते तो फ्रेंडेज आइसोथर्म का कोई सिग्निफिकेंस नहीं. उसका आंसर हो जाएगा वेरी हाई प्रेशर फ्रेंडेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स. फ्रेंडेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स. उसकी कंडीशन में बताया था कि फ्रेंडेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है
वो मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। में देखो ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं डाइल्यूट एस्टोसोफोर के साथ, और उससे सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। तो उसने पूछा इन दिस रिएक्शन द एस्टोसोफोर इज कॉल्ड कल्याण। एस्टोसोफोर इज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। और अगर आप ध्यान से देखो तो फिजिकल स्टेट्स अपनी मैच कर रही है, फिजिकल स्टेट मैच कर रही है, तो ये होमोजेनियस कैटलिस्ट होगी। सुक्रोज भी एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर भी एक्वस फॉर्म में, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी एक्वस फॉर्म में बन रहा है, डाइल्यूट एस्टोसोफोर भी एक्वस फॉर्म में, सो ऑल आर इन एक्वस स्टेट। यहाँ पे एस्टोसोफोर जो है क्या हो गया, होमोजेनियस कैटलिस्ट। phenomenon को catalysis बोलते हैं, so H2SO4 is catalyst over here, not the phenomenon, so it is homogeneous catalyst। अगर इसी में दूसरा ऑप्शन होता ऑटो तो नहीं होता है, होमोजेनियस कैटलिस्ट इसका आंसर। तो यहाँ H2SO4, सुक्रोज और वाटर तीनों की फिजिकल स्टेट एक्वस मीडियम में ही है, so that means we can say homogeneous। ठीक है, is that okay? समझ आ गया? 38 के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्रेंटेज एडसॉर्प्शन आइसोटोप। उसकी इक्वेशन वेरीफाई करते हैं। फ्रेंटेज एडसॉर्प्शन आइसोटोप में क्या होता है, एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n होता है, एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n होता है, और उसमें n ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा। तो पहला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। एडसॉर्प्शन आइसोटोप होता है के पी पावर 1/n, और यहाँ n हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। दूसरी इक्वेशन लिखी log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n टाइम्स log ऑफ p, एकदम सही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट लिखा था फैक्टर n कैन हैव वैल्यू 0 एंड 1। ये आपको बताया था दोनों एक्सट्रीम वैल्यू होती है, 1/n की वैल्यू 0 और 1 टेंड करा सकते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम वैल्यू, तो ये गलत हो गया। when 1/n is equal to 1 that is often is independent of the pressure। अगर आप 1/n की वैल्यू 1 कर देंगे तो x/m इक्वल टू kp आ जाएगा, तो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आएगा। तो अगर 1/n टेंड्स टू 1 होगा तो x/m इज इक्वल टू kp आएगा, उसका मतलब x/m प्रोपोर्शनल टू p आएगा, ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। कैटलिस्ट बेटा सब्सटेंस को बोलते हैं, अब कैटालिसिस जो होती है वो फिनोमिनन होता है। that complete reaction phenomenon is catalysis, catalyst is a substance, so H2SO4 is a substance, we'll write it catalyst not catalysis। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो। 44 में लिखा है which of the following statement is incorrect regarding the physical adsorption। more easily liquefiable gases are adsorbed readily, correct। under high pressure it's result into multimolecular layer on adsorbed surface, correct। enthalpy of adsorption is low and positive, ये करेक्ट हो गया कि enthalpy लो जरूर होती है बट पॉजिटिव नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। 44 का आंसर थर्ड हो जाएगा। समझ आया, एंथैल्पी लो होती है फिजिकल एडसॉर्प्शन में बट वो एनर्जी रिलीज ही होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो 44 क्वेश्चन में जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन आएगा, आपको बताया था एडसॉर्प्शन फीजिबल होने के लिए हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए, सो एडसॉर्प्शन मस्ट बी लेस देन 0, दैट मींस दिस प्रोसेस मस्ट बी एक्सोथर्मिक। अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं हुआ तो एडसॉर्प्शन कभी फीजिबल हो ही नहीं सकता। तो लो तक तो ठीक है, एंड पॉजिटिव गलत हो गया। 44 का आंसर हो जाएगा थर्ड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इट्स गिवन द फंक्शन ऑफ ज़ाइमेज इज, तो मैंने आपसे बोला था टेबल सीधे सीधे लर्न कर ली। ज़ाइमेज कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टेबल वाला क्वेश्चन सीधे आपको बोला था एंजाइम कैटालिसिस के सारे केसेस ठीक से लर्न कर लें। सो ज़ाइमेज का काम होता है ग्लूकोज टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंथैल्पी जनरली हायर होता है
केमिकल एड्जॉर्प्शन में। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की जो एंथैल्पी चेंज होता है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है, बट वैल्यू के साथ होता है 80 to 240 इज फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन, 20 to 40 फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो वैल्यू लो जरूर होती है बट वो नेगेटिव ही होती है, बिकॉज एनर्जी रिलीज ही होता है, बिना एनर्जी रिलीज किए कोई भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस फीजिबल नहीं हो सकता। ठीक है। 55 भी देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है। एथीन से पॉलीथीन का जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है उसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है वो होता है TiCl4 और R3Al कॉम्बिनेशन। पोलीफ्लुइड पॉलीमराइजेशन में आएगा, ये आपको नहीं पता होगा तो सिंपली पार्ट लिखो इसका। दिस इज कॉल्ड जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है ये एथीन से पॉलीथीन बनाने वाला कैटलिस्ट है, एंड दिस इज एक्चुअली R3Al, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्लस TiCl4, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो TiCl4 एंड R3Al, तो उसमें देखो LCl3 दिया है, वो आंसर नहीं होगा। Et3Al ये आंसर हो सकता है, C2H4 आंसर नहीं हो सकता, Ti3 प्लस आंसर हो सकता है, उसका आंसर लिखेंगे 2। इस क्वेश्चन में R की जगह आप Et लिख रहे हैं। R जो है वो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एनी एल्काइल ग्रुप विल बी रिफर्ड एज R। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। 54 में लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ डाइइथाइल ईथर फ्रॉम एथेनॉल इज कैटलाइज्ड बाय, या तो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, अल्कोहल से ईथर बनाने का मेथड, अल्कोहल टू ईथर बनाने का मेथड। उसमें क्या करते हैं, H2SO4 कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट यूज करते हैं, H2SO4 या Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है। 54th क्वेश्चन में आपको अल्कोहल से ईथर बनाना है, तो ROH से ROR बनाना है, तो इस प्रोसेस में H+ कैटलिस्ट लगता है, या फिर Al2O3 यूज कर सकते हैं, यहाँ पे H2SO4 कैटलिस्ट यूज। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक की बहुत बेसिक रिएक्शन है, इसी में एल्कीन बनता है अगर टेम्परेचर हायर कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन का 57। क्वेश्चन का 57 इट्स गिवन enzymes are specific biological catalysts that cannot be poisoned, so identify the correct statement regarding enzymes। तो ये incorrect हो गया, क्योंकि enzymes की poisoning हम externally कर सकते हैं, naturally poison नहीं exist करते हैं, but हम externally poisoning कर सकते हैं। so enzymes are specific biological catalysts that cannot be poisoned, ये गलत हो गया। enzymes are normally heterogeneous catalysts that are very specific in their action, ये correct है। enzymes are specific biological catalysts that can normally function at very high temperatures, ये गलत हो गया। Enzymes are specific biological catalysts that possess well-defined active sites। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो enzymes are specific biological catalysts that cannot be poisoned. Enzymes are normally heterogeneous catalysts that are very specific in their action. Enzymes are specific biological catalysts that normally functions at very high temperature, तो incorrect हो गया। Enzymes are specific biological catalysts that possess well-defined active sites, ये भी incorrect हो गया। बेटा इसके हिसाब से तो आंसर 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैन नॉट बी पॉइजन नेचुरली तो करेक्ट होता है, ड्रग्स के फॉर्म में हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स को पॉइजनिंग कर सकते हैं। तो अगर इसके हिसाब से करेक्ट आंसर लिखे तो 1 लिख सकते हैं, बिकॉज नेचुरली एंजाइम्स कैन नॉट बी पॉइजन। ड्रग्स के फॉर्म में ड्रग एक्शन में ऐसा हम कर सकते हैं, तो नेचुरली एंजाइम्स कैन नॉट बी पॉइजन। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, उसका आंसर 1 लिखेंगे। वेल डिफाइंड एक्टिव साइट नहीं होती, एक्टिव साइट्स तो होती है एंजाइम्स में, बट दे आर नॉट वेल डिफाइंड। वहाँ पे NH हो सकता है, SH हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिव साइट्स आर पॉसिबल, बट वेल डिफाइंड एक्टिव साइट लिखा है इसलिए इनकरेक्ट। और एंजाइम जो है वो नॉर्मली होमोजेनियस कैटलिस्ट होता है, तो उसमें अगर इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है तो वी हैव टू राइट 1। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 58 जो है ओस्टवर्ड प्रोसेस पी ब्लॉक में पढ़ेंगे हम लोग। अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के NO बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस में प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं। बाद में NO को फर्दर ऑक्सीडाइज करा के NO2 और फिर NO2 को वाटर में ऐड करके HNO3 बनाते हैं। दिस इज ओस्टवर्ड प्रोसेस ऑफ अमोनिया प्रिपरेशन। ओस्टवर्ड प्रोसेस ऑफ HNO3 प्रिपरेशन। प्रोसेस ऑफ HNO3 प्रिपरेशन। अमोनिया से HNO3 बनाने का मेथड है। इसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया जाता है प्लैटिनम कैटलिस्ट के साथ। बेटा वो हैबर्स प्रोसेस होता है जिसमें आयरन और मोलिब्डेनम यूज करते हैं, उसमें अमोनिया फॉर्म करते हैं। अमोनिया फॉर्म नहीं कर रहे हैं। कैटलिस्ट यूज्ड इन ओस्टवर्ड प्रोसेस फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमें कन्वर्ट करना है अमोनिया से NO। इस प्रोसेस का जो कैटलिस्ट है वो है प्लैटिनम, मोलिब्डेनम नहीं। प्लैटिनम इज द कैटलिस्ट फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है। 58 के बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 63। 61 भी शायद पूछा। क्वेश्चन नंबर 60। भैया 62 में लिखा हुआ है द कैटाइनिक सर्फेक्टेंट। तो आपको बताया था सोप्स एंड डिटर्जेंट जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें कैटाइनिक फॉर्म लिखना है। कैटाइनिक फॉर्म इसमें केवल थर्ड वाला है। फॉर्मूला लिखो। अपनी ऑर्बिट तो आपने पढ़ी थी होगी बेटा, फॉर्मूला तो लिख ही सकते हो। 62 में लिखोगे तो ये C17H35 COO माइनस Na प्लस है, एनाइनिक हो गया। अगला वाला लिखोगे तो RC6H5SO3 माइनस Na प्लस लिखेंगे, ये भी एनाइनिक हो गया। इसका अगला वाला लिखोगे तो C16H33 N प्लस CH3 होल थ्राइस Cl माइनस, ये कैटाइनिक हो गया। बस ये आंसर हो गया आपका। और लास्ट वाला केस लिखेंगे तो C15H31 COONA, तो CO माइनस Na प्लस लिखेंगे, भी एनाइनिक हो गया। तो चार्ज देख के लिखें कैटाइनिक सर्फेक्टेंट में उसका पॉजिटिव चार्ज है। और इसका अगला केस अगर देखेंगे नॉन आयनिक आयनिक सर्फेक्टेंट पूछा है तो उसमें किस पे चार्ज नहीं होगा, तो उसमें भी थर्ड आंसर हो जाएगा। अगर हम CnH2n+1 को C2CH2CH2XOH लिखेंगे तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं क्रिएट होगा। ये आपका न्यूट्रल फॉर्म हो गया। ये अल्कोहल फॉर्म है तो ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा तो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होगा। बाकी सब पे देख लो तो कोई ना कोई चार्ज आएगा। पहले वाले पे माइनस चार्ज आ रहा है, दूसरे वाले में माइनस आएगा, तीसरे वाले पे माइनस आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। 65 में लिखा है टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्व, इमल्शन और कोलाइडल सॉल्यूशन तीनों कोलाइडल फॉर्म। तो टिंडल इफेक्ट कोलाइडल फॉर्म की प्रॉपर्टी, ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं। सॉल्व और इमल्शन भी टाइप ऑफ कोलाइड्स ही तो है। और टिंडल इफेक्ट कोलाइड्स की प्रॉपर्टी होती है। तो टिंडल इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशन। So this is 66. 65 में पूछा है ब्राउनियन मूवमेंट इज। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या हुआ, रैंडम मूवमेंट हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ब्राउनियन मूवमेंट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। रैंडम मूवमेंट है, अनकलर्ड कंपार्टमेंट ऑफ डिस्पर्स मीडियम जो है वो अगर होता है तो उससे ब्राउनियन मूवमेंट आता है, तो दैट मींस इट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती नहीं है, इलेक्ट्रिकल चार्ज से कोई रिलेशन नहीं होता इसका। और ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। 71 में देखो लिखा है which of the following ion can cause coagulation of protein।
तो पॉपुलेशन ऑफ प्रोटीन कराना है, प्रोटीन इज नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो सब नेगेटिवली चार्ज कोलाइड हुआ, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड का पॉपुलेशन कराने के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। प्रोटीन जो है आपके लिए नेचुरल कोलाइड्स हुए, और प्रोटीन अगर नेचुरल कोलाइड्स हुए तो आपको बताया वो ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड हुआ। जितने भी नेचुरली अकरिंग कोलाइड्स होते हैं वो सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उसमें पॉजिटिव आने से पॉपुलेशन, पॉजिटिव आने कैन कॉज पॉपुलेशन। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको 100% पता होगा कि एजी प्लस के साथ ऐसा होगा, प्रोटीन के पॉपुलेशन पे सिल्वर आयन रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स होते हैं, तो उसके पॉपुलेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड है, सो वी यूज एजी प्लस फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद 72 मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक बिहेवियर, मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक बिहेवियर, हाइड्रोफोबिक बिहेवियर सबसे ज्यादा किसमें आएगा, जिसमें सबसे बड़ी कार्बन चेन होगी, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ स्टैटिक एसिड। हाइड्रोफोबिक बिहेवियर किसमें आएगा, जिसमें ऑर्गेनिक चेन बड़ी होगी, तो स्टैटिक एसिड। स्टैटिक एसिड हैव लॉन्ग कार्बन चेन, so मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक बिहेवियर। अगर कोई वाटर अट्रैक्टेंट पार्ट होता है तो हाइड्रोफिलिक बिहेवियर आता है, तो दिस इज मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक बिहेवियर। प्लस 25 भी बताया आपको, द कंपोनेंट्स ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन, बताया था TiCl4Al2Cl2H5 प्लस, इसका आंसर बताया था आपको TiCl4 और Al C2H5 बोल रहे हैं, C2H5 के लिए आप कोई भी आर ले सकते हो, दिस कॉम्बिनेशन इज रिफर्ड एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। TiCl4 और Al C2H4 बोल रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन इज नोन एज जिगलर-नाटा। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा सीधे 92 से पहले कोई क्वेश्चन बताना। 92 पे लिखा है द वॉल्यूम Vc of a collided particles as compared to the volume Vs of a solute particle is in the true solution will be, तो देखो आपको कोलॉइड्स जो होते हैं उनका डायमीटर जो होता है, उसका डायमीटर जो रेंज होती है वो होती है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसकी डायमीटर 1 नैनोमीटर से छोटी होती है। ट्रू सॉल्यूशन डायमीटर जो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, ट्रू सॉल्यूशन का मैक्सिमम साइज मान लो 1 नैनोमीटर, और कोलॉइड्स का मैक्सिमम साइज मान लो 1000 नैनोमीटर। तो अगर वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, अगर वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। अगर हम VC बाई वी एस लिखेंगे, कोलॉइड्स का वॉल्यूम अपॉन सोल्यूट का वॉल्यूम लिखेंगे, तो वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो वैल्यू का डिफरेंस होगा उसका क्यूब करना पड़ेगा, तो सॉल्यूट पार्टिकल से कोलाइडेड पार्टिकल 1000 टाइम बड़ा हो सकता है, 1000 टाइम बड़ा होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10⁻³ टाइम्स, 4/3 पाई आर क्यूब अप्लाई करो, बराबर हो नहीं सकता, 10⁻³ हो नहीं सकता, और 10⁻23 बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं, क्योंकि तो मैक्सिमम रेंज तक चला गया। तो जो रेंज पॉसिबल है वो 10⁻³ के आसपास की पॉसिबल है, तो लिखा ना इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ ये पॉसिबल आंसर। कुछ भी रेंज हो सकती है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000, मान लो एक 10 नैनोमीटर और एक 1 है,
तो आ जाएगा आपका आंसर 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो कोई भी एक टेंटेटिव वैल्यू लिख दो। तो ए और फर्स्ट और सेकंड तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोलाइड्स का पार्टिकल साइज सॉलिड से तो बड़ा होगा ही हमेशा ही। तो 1 और 2 इज नेवर पॉसिबल। और 4 जो है वो 10/23 लिखा है, 23 इज वेरी लार्ज नंबर, तो इतना बड़ा साइज डिफरेंस भी नहीं हो सकता, ये सस्पेंशन ब्रैकेट में चला जाएगा। उसका जो पॉसिबल आंसर बचा वो सी थर्ड ही हो सकता है, उसका आंसर हम लोग थर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 77, पार्टिकल साइज ऑफ डायमीटर रेंज बताया था ना आपको कि जो हमारे कोलाइडल रेंज होती है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होती है, और जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल साइज लगभग एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। तो जो पॉसिबल रेंज है वो 10 पावर 3 हो सकती है, और तो रेंज तो 10 पावर 9 तक भी आ सकती है, 10 पावर 10 भी आ सकती है, पर 10 पावर 23 नहीं आ सकती। तो हमें फिर पॉसिबल रेंज पूछा है, तो पॉसिबल रेंज थर्ड हो सकता है। ऑप्शन 1 एंड 2 सर्टेनली पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोलाइड का पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, तो वॉल्यूम रेशियो विल बी सर्टेनली ग्रेटर देन 1। तो 1 एंड 2 आर नॉट पॉसिबल आंसर। 4 भी आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 पावर 23 बहुत बड़ा अंतर हो गया। 10 पावर 23 मतलब 10 पावर 8 टाइम्स का, 8 3 24 होता है मतलब, या 7 टाइम्स तो मान लीजिए, तो 10 पावर 7 टाइम्स का डिफरेंस नहीं होता पार्टिकल साइज में। तो मैक्सिमम डिफरेंस पॉसिबल है वो 1000 टाइम में 10,000 टाइम्स मान लो मैक्सिमम। तो 10 पावर 12, 10 पावर 13, इससे ऊपर का ब्रैकेट नहीं आएगा मैक्सिमम में भी। तो 10 पावर 23 नहीं लिख सकते इसका आंसर, तो पॉसिबल आंसर होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 लिखा है, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट्स बिकॉज द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सॉल्वेटेड। बोला है लायोफिलिक कोलाइड्स में सॉल्वेशन की बहुत हायर प्रॉपर्टी होती है, इससे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो 3 का क्वेश्चन आपको नोट्स में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सिस्टम इज नॉट प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिंग NaCl। ये भी कल बताया था आपको। जिलेटिन जो है वो क्या है, लायोफिलिक कोलाइड है, तो लायोफिलिक कोलाइड का कोगुलेशन केवल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से नहीं होता है, उसके लिए आपको सुटेबल सॉल्वेंट भी चाहिए होता है। तो बाय दैट टाइम विल नॉट टेक सुटेबल सॉल्वेंट अलोंग विद द इलेक्ट्रोलाइट, तब तक लायोफिलिक कोलाइड्स का कोगुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई फॉर दिस आंसर विल बी 2। 83 में लिखा था टेंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। तो टेंडल इफेक्ट आपको बताया था कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है, तो इमल्शन को नहीं आएगी। ठीक है, क्या पूछ रहे हो आपने, तो इसका मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करा। 87 लिखा, बटर एंड मिल्क आर द इमल्शन ऑफ टाइम। सीधे सीधे एग्जांपल है, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर टाइम। कल सब एग्जांपल पढ़ा रखे हैं आपको लाइन से। मिल्क भी होता है कोलाइडल सॉल्यूशन है, बटर जो है वो वाटर इन ऑयल टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। सिंपल एग्जांपल, एक बार नोट्स रेफर कर लो तो सब पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक सॉल्ट। आपको बताया था जितने नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो सब लायोफिलिक कैटेगरी में, तो स्टार्च सॉल्ट काउंट करेंगे। ठीक है, स्टार्च सॉल्ट विल बी लायोफिलिक सॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। 92 को भी बता दिया मैंने आपको। लास्ट वन इज 94। 94 में लिखा था dispersed when in the colloidal iron hydroxide and colloidal gold are positively and negatively charged respectively. Which of the following statement is not correct? Coagulation in both the salts can be brought about by electrophoresis. Coagulation in both the salts can be brought about by electrophoresis. Mixing of the salt has no effect. Sodium sulfate solution causes coagulation of both the salts. Magnesium chloride solution coagulates the gold salt more readily than the iron hydroxide. अगर मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे तो Mg2 plus Cl minus आयन बनेगा। Mg2 plus है जो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है, तो वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट का कोगुलेशन करेगा, यानी गोल्ड का कोगुलेशन
मोर रेडिली करेगा। नॉट करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नाइन्टी फोर में आंसर 2 पॉसिबल है। दो अपोजिटली चार्ज सॉल्व है, अगर उनकी मिक्सिंग करेंगे तो कोगुलेशन पॉसिबल है। Disperse phase of colloidal iron hydroxide and colloidal gold is positively and negatively charged respectively। तो दो अपोजिट चार्ज सॉल्व हो गए, अपोजिट चार्ज सॉल्व मिक्स लाइन करेंगे तो म्यूचुअल कोगुलेशन पॉसिबल है। इसका लिखा है कोगुलेशन इन बोथ द सॉल्व्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये पॉसिबल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से अगर कोई भी चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसका कोगुलेशन पॉसिबल है। आंसर 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2। सोडियम सल्फेट में Na+SO4 दोनों माइनस चार्ज है, तो Na+ और SO4- दोनों में कोगुलेशन करा सकता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आंसर 1 गिवन है क्या? 1 तो नहीं हो सकता, इसका आंसर 2 कर लो। नॉट करेक्ट पूछा। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेस कोगुलेशन ऑफ बोथ द सॉल्ट्स, ये ठीक है। और आप दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन लिख लो, एक आपका आयरन हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड आपको दे रखा है पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व, और गोल्ड दे रखा है नेगेटिवली चार्ज सॉल्व। तो अगर हमने मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है तो उससे बनेगा Mg2+ एंड Cl-, उसका कोगुलेशन होगा Cl- से, इसका कोगुलेशन होगा Mg2+। तो जिस पर चार्ज ज्यादा होता है उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होती है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द गोल्ड और मोर रेडिली देन द आयरन हाइड्रोक्साइड। ये करेक्ट होगा, उसका चार्ज ज्यादा है, मोर चार्ज, हायर कोगुलेशन पावर, मोर चार्ज हायर कोगुलेशन पावर। हायर कोगुलेशन पावर मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 कर लो। क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो कोगुलेशन होता ही है सॉल्ट्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 लिखा है टेंपरेचर अबव व्हिच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज क्राफ्ट टेंपरेचर। मिसल फॉर्मेशन में दो कंडीशन चाहिए होती है, टेंपरेचर अबव क्राफ्ट टेंपरेचर, कंसंट्रेशन अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज जो है वो क्या है, बायोमोलिक्यूल कैटेगरी है, तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। आर्टिकल साइज पहले से ही बड़ा होगा। Sir, हाँ, can you explain MCQ number 62? 62 में लिखा है कैटायनिक सल्फेट। कैटायनिक मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैंने बनाया था ना 62 में। देखो कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, पहले वाले में देखो CO- है, सल्फेक्टेंट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज। थर्ड वाला आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। सर्फेक्टेंट मतलब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर सर्फेक्टेंट्स। अब उसमें से कैटायनिक मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायनिक मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, नॉन आयनिक मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है,